Hello students, my name is मोहित मित्तल and welcome to your own channel Chemistry on Fingertips। बेटा इस चैनल के ऊपर हम लोग लगातार जो प्रीवियस ईयर जेई के पेपर्स हैं उनकी हम लोग वीडियोस उनके सॉल्यूशंस हम लोग डालते जाते हैं और हम उसमें ये भी शो करते हैं कि कैसे ये जो पेपर है एनसीईआरटी से डायरेक्टली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जेई मेंस के तो हमने देखा था कि 100% पेपर जो है वो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके टेक्स्ट में से आया हुआ है। ठीक है ना, आप चाहो तो प्रीवियस वीडियोस जो हमने जेई मेंस की ही बनाई थी। तो आज हम ये पहली वीडियो है जिसमें हम जेई एडवांस का पेपर सॉल्व करेंगे और जेई एडवांस का भी जो लेटेस्ट वाला पेपर है 2022 वाला। ठीक है, इसका पेपर 1 की हम सोल्यूशन आज डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे ये जो पेपर्स हैं ये हमारे सिलेबस के अंदर से ही आते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो देखो जेई की जब भी आप पेपर में बैठेंगे तो आपको एनसीईआरटी को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। कम से कम 4 to 5 रीडिंग्स एनसीईआरटी को देनी बहुत जरूरी है। और जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, देखिए जो बच्चे अभी 11th के अंदर हैं, है ना, या 12th के अंदर है, मैं कंटिन्यूसली एनसीईआरटी को रेफर करवाऊंगा और आप देख सकेंगे कि पेपर एनसीईआरटी में से 90% पेपर तो जेई एडवांस के एनसीईआरटी में से आता ही है और जेई मेंस का तो हमने देखा था 100% पेपर एनसीईआरटी में से आया था। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस पेपर। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन देखिए। देखो जेई एडवांस का ना, देखो जेई एडवांस की खास बात यह है कि इसमें क्योंकि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कई बार इन्वॉल्व होते हैं तो आपको पहले तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है और जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको अच्छे से एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। यू कैन टेक 1 मिनट टू रीड द क्वेश्चन। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 मिनट आप क्वेश्चन पढ़ने में लगा सकते हैं। ओके, बिकॉज क्वेश्चन बड़े डिमांडिंग होते हैं जेई एडवांस के। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या गिवन है, कहता 2 moles ऑफ मर्करी गैसियस इज कंबस्टेड इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम बॉम्ब कैलोरीमीटर with excess of oxygen at 298 Kelvin and 1 atmosphere into HGO solid। ओके, तो बेटा एक रिएक्शन हमें गिवन है, कहता है जो मर्करी गैसियस है, मर्करी गैसियस, ठीक है, इसको हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ विच इज अगेन गैसियस और इसने क्या बना लिया बेटा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड। ठीक है, इस रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। ये 2 मोल्स हो गया और ये 2 मोल्स हो गया। ये रिएक्शन हमारे पास गिवन है और रादर 2 मोल्स ही यहाँ पे रिएक्ट किए। ओके, कहता है ड्यूरिंग द रिएक्शन द टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 298 केल्विन टू 312.8 केल्विन इफ हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर। देखो ये रिएक्शन हमने बॉम्ब कैलोरीमीटर में किया और बॉम्ब कैलोरीमीटर की खास बात क्या होती है कि वॉल्यूम फिक्स्ड रहती है और गिवन भी है हमें। तो यानी कि जो भी हीट चेंज होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, है ना। तो कहने से इस रिएक्शन के दौरान जो भी हीट चेंज हुआ है QV, जिसको हम लिखेंगे QV, कहने से ये क्या है, इट इज द हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जिसकी वैल्यू बेटा आप लोग निकाल सकते हैं। QV कितना हो जाएगा, कहने से डिग्री जो इसका बॉम्ब कैलोरीमीटर का हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर, जिसको हम HC लिख देते हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर, है ना, यही होगा ना। तो चलिए हीट कैपेसिटी के वाले वैल्यू पुट करते हैं। कितनी गिवन है हमें, 20 किलो जूल पर केल्विन, ये हमें हीट कैपेसिटी गिवन है। तो लेट मी पुट द वैल्यू 20 इनटू व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर। बेटा चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, 312.8 माइनस 298। ठीक है, तो जिसको बेटा अगर आप सॉल्व करेंगे, कहने से ये जो टेम्परेचर चेंज हुआ है 14.8 केल्विन का हुआ है। तो ये कितना हो गया, 14.8 इंटू 20, दैट इज इक्वल्स टू 14.8 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू आई वुड से 296 किलो जूल। तो यानी कि इस रिएक्शन के दौरान इतनी हीट रिलीज हुई है, दिस मच इज द हीट रिलीज। अब देखो ये हीट रिलीज हुई है तभी तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का टेम्परेचर बढ़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, इससे पता लगेगा कि हीट यहाँ पे रिलीज हुई है फ्रॉम द रिएक्शन। ठीक है, चलिए हमने इतना बात पता कर लिया। अब कहता है हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड। हमें स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी पता करनी है मर्क्यूरिक ऑक्साइड सॉलिड की, जो कि x किलो जूल पर मोल हमें गिवन है। ठीक है, तो चलो हमने ये तो पता कर लिया कि इस रिएक्शन के अंदर कितनी हीट रिलीज हुई है। लेकिन बेटा ये जो हमने पता किया है ना, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे पता किया है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट चेंज होता है वो हमें क्या बताता है, कहने से इट टेल्स अस द डेल्टा U ऑफ द रिएक्शन। द हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नथिंग बट डेल्टा U। ठीक है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट। तो बेटा इंटरनल एनर्जी से देखो हमें इस रिएक्शन का यानी कि डेल्टा U पता लग गया, है ना। तो अगर डेल्टा U पता लग गया तो कहने से इस रिएक्शन का डेल्टा H भी हम लोग पता लगा सकते हैं। सो व्हाट वुड बी द डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन। यू नो डेल्टा H एंड डेल्टा U में रिलेशन क्या होता है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। होता है कि नहीं होता, याद है रिलेशन ये वाला कि नहीं। देखो जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लेट मी पुट इट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये सारे।
और बिल्कुल बेसिक रिलेशंस हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको याद भी रहेंगे ये रिलेशंस। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, हमने डेल्टा एच निकालना था बेटा। डेल्टा यू हमें कितना देखा, -296 किलो जूल, ये आ गया था हमारा डेल्टा यू, प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अब देखो डेल्टा एनजीआरटी देखिए, यहाँ पे डेल्टा एनजी कितना होगा, देखो ये तो सॉलिड है प्रोडक्ट में, गैसियस मोल तो सॉलिड है, और रिएक्टेंट में कितना है 2n+1, राइट। तो कहने से डेल्टा एनजी होगा 0 माइनस द गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विच इज 3, जो 0 - 3 इंटू आर। अगेन बेटा देखो वैल्यू किलो जूल में आई है, तो 8.314 यूज करेंगे। और ये रिएक्शन हम किस टेम्परेचर पे कर रहे हैं, द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 298 केल्विन, तो 298 है ना, अपॉन देखो 1000 करना पड़ेगा बिकॉज वैल्यू किलो जूल में हमें गिवन है। तो डेल्टा एच की वैल्यू बेटा किलो जूल में हमारे पास आ जाएगी, तो जिसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तो वैल्यू आ जाएगी 8.314 इंटू 298। बेटा करो जरा साइमल्टेनियसली मेरे साथ। हाँ जी बेटा ये वैल्यू आ गई -7.432, ओके। यस बेटा ये वैल्यू हमारे पास आ गई -303.43, इतने किलो जूल आ गया हमारे पास। इस रिएक्शन का क्या, डेल्टा एच, इस रिएक्शन का डेल्टा एच पता कर लिया बेटा हमने। तो बेटा इस रिएक्शन का डेल्टा एच पता कर लिया हम लोगों ने, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक बार डेल्टा एच पता लग गया, उसके बाद तो बेटा देखो बहुत आसान है। अब इस रिएक्शन का डेल्टा एच पता है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच अगर हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की टर्म में लिखें, तो कहने से इट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HGO सॉलिड, राइट, माइनस देखो ये तो गैसियस, ये तो स्टैंडर्ड स्टेट है ऑक्सीजन की, तो इसका तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है मरकरी की, बिकॉज मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट 298 केल्विन। तो आई कैन से इट इज 2 टाइम्स द डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरी गैसियस, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा एच हमें कितना गिवन है, -303.43, इस रिएक्शन का डेल्टा एच, ओके, 2 टाइम्स। बेटा ये डेल्टा एच तो हमने पता करना था, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी। अब देखो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, x किलो जूल पर मोल। देखो यहाँ पे गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो ये तो x हो गया, ठीक है, 2 टाइम्स x, राइट, माइनस 2 इंटू बेटा इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू हमें गिवन है। देखो मरकरी गैसियस की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, 61.32, तो 61.32 बेटा ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से कहने से वन थिंग कि जो 2x है या x है, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -303.43 प्लस 2 इंटू 61.3, बेटा इसका डबल करना कितना हो जाएगा, 61.32 का, कहने से 122.64, राइट, अपॉन 2, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको जरा सॉल्व करो, देखो x की वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दिस विल कम्स आउट टू बी यस, या बेटा ये आंसर आ गया हमारे पास 90.39, यस, और ये आ गया -90.39 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और ये माइनस में है बेटा वैल्यू, लेकिन हमसे तो मोड पूछा गया है, तो क्योंकि मोड पूछा गया है तो मोड आने से हमारी वैल्यू कितनी बन जाती है, 90.39। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, देखिए थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल एनसीईआरटी वाले ही कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला जो है, राइट, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया हुआ। अगर आप मुझसे, मैं आपको दिखाऊं एनसीईआरटी में, अगर आप 11th क्लास के एनसीईआरटी खोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूला बहुत क्लियरली मिल जाएगा। देखो यहाँ पे दिस फॉर्मूला इज वुड बी गिवन ओवर हियर, डेल्टा एच डेल्टा यू। अब देखो एनसीईआरटी का फॉर्मूला से ही क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देंगे। देखो ये आ गया फॉर्मूला, पी डेल्टा वी इक्वल डेल्टा एनजीआरटी, तो हम यहाँ वैल्यू पुट की और ये आ गया ये इक्वेशन। कैन यू सी दिस इक्वेशन, आपकी आंखों के सामने देखो क्लियर ये इक्वेशन। तो एनसीईआरटी की यही खास बात है, ठीक है, जेई वाले एनसीईआरटी में से डायरेक्ट पेपर उठाते हैं। इज दैट फाइन, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा हम जस्ट मोमेंट, इसको हम रब कर देते हैं बेटा, कई बार ना मिस हो जाता है ये चीज। चलिए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये रिडक्शन पोटेंशियल का क्वेश्चन है। कहता है रिडक्शन पोटेंशियल निकालो इस रिएक्शन का, ई नोट वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है, और हमें कुछ ई नोट वैल्यूज गिवन भी है। तो हम लोग कैसे करेंगे बेटा, देखो इसके लिए ना हमें थोड़ी सी इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, तो इक्वेशंस लिखेंगे हम लोग, ठीक है।
तो कहता देखो अभी ई नोट वैल्यू किसकी बना है, MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव। कहता जब ये MnO2 में कन्वर्ट होता है, देखो MnO2 में जब ये कन्वर्ट होगा रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब कि जब ये MnO2 में कन्वर्ट होगा बेटा आप खुद देखो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कहने से इट इज गेनिंग, देखो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +4 में है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, कहने से 3 इलेक्ट्रॉन्स ये बन रहा है, राइट। अच्छा उसके बाद कहता MnO2 जो है ये जब कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में, बेटा आप मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, अब आप खुद बताइए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की +4 है, यहाँ पे +2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। उसके बाद Mn+2 जो है जब ये मैंगनीज में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 हो रही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। तो आप देखिए अगर आप इन सारी रिएक्शंस को ऐड कर दें, कहने से फिर वही रिएक्शन बन जाएगी जिनका आपने रिडक्शन पोटेंशियल पता करना है। अब देखो जब ये सारी रिएक्शंस को आप ऐड करेंगे तो कहने से ये रिएक्शन ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कहने से ये रिएक्शन जो है आपकी नेट रिएक्शन वो यही वाली बन जाएगी, क्या, MnO4 नेगेटिव प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड गिव्स Mn0, ठीक है, तो +7 से 0 हो गया। तो कहने से ये जो नेट रिएक्शन, क्योंकि जिसका हमने ई नोट पता करना है वो ये वाली रिएक्शन ही है, तो इस रिएक्शन का अगर डेल्टा जी है ना, डेल्टा जी नॉट अगर हम मान लें, ठीक है, और पहली वाली रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट 1 है, दूसरी का डेल्टा जी नॉट 2 है और तीसरी का डेल्टा जी नॉट 3 है, तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि नेट रिएक्शन का जो डेल्टा जी नॉट होगा दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ, क्योंकि जी नॉट जो होता है इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो रिएक्शंस को आप जैसे ही ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंगली डेल्टा जी नॉट के साथ भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो बस हमें इन तीनों की वैल्यूज पता करनी है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, कहने से इसकी वैल्यू हो जाएगी -NF इंटू E01, पहले वाला ई नोट इस रिएक्शन का ई नोट, ठीक है। तो चलो इसकी वैल्यू बाद में पुट करेंगे, पहले n की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो n कितना है इसका 3, तो -3 इंटू एफ इंटू E01 विच इज 1.68, ये आ गया, ठीक है। इसका करते हैं, इसका n कितना बेटा 2, तो -2 इंटू एफ इंटू E02, व्हाट इज E02 फॉर दिस 1.21, राइट। सिमिलरली इसके लिए पुट करेंगे तो इसका भी 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ट्रांजैक्शन हुई है, एफ इंटू और E0 कितना है -1.03, ठीक है। और इस नेट रिएक्शन का डेल्टा जी नोट कितना हो जाएगा बेटा, देखो नेट रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं 7, तो -7 एफ इंटू ई नोट, ये वो ई नोट है जो आपने पता करना है, तो सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। तो कहने से दिस इज इक्वल टू -7 एफ इंटू ई नोट इज इक्वल टू -3 एफ इंटू 1.68, ठीक है, प्लस -2 एफ इंटू 1.21 प्लस -2f इंटू -1.03। अब देखो ये मैंने माइनस क्यों लगाए हैं, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। अब कैंसिल आउट करेंगे, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया बेटा सब में, देखो ये वाला सारा माइनस कैंसिल आउट है ना, f भी कैंसिल आउट हो गया, आप खुद देखो सब में f था कैंसिल आउट हो गया। तो कहने से हमारा ई नोट अब डायरेक्टली कितना आ जाएगा, तो फ्रॉम हियर चलिए ई नोट की वैल्यू अभी यहाँ पे लिखते हैं, तो ई नोट हमारा आ जाएगा नेट ई नोट इज इक्वल्स टू, हाँ जी, 3 टाइम्स 1.68 प्लस 2 इंटू 1.21, ठीक है, प्लस 2 इंटू -1.03 है ना, डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो ये वैल्यू पता कर लेते हैं कितना आता है, चलिए सॉल्व करेंगे इसको। देखो कैलकुलेशन तो बिल्कुल आखिर में आके करनी है आपने, ओके। चलिए सॉल्व करेंगे, 1.68 इंटू 3 2 इंटू 1.21 1.03 इंटू 2, राइट। तो ये आ गया हमारे पास डिवाइडेड बाय 7, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.771, तो ई नोट हमारे पास आ गया 0.771 वोल्ट। तो दिस इज द राइट आंसर बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 0.771 वोल्ट। तो इस तरह से बेटा आपको ये क्वेश्चन करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आप कह सकते हैं एक मिक्स्ड क्वेश्चन था ये, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर अब हमें क्या गिवन है कि सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 0.01 मोल ऑफ H2CO3 एंड NaHCO3, Na2CO3 एंड NaOH इन 100 ml of water, pH of the resulting solution is, तो हमें pK1 pK2 दे रखा है H2CO3 का। चलिए स्टार्ट करते हैं।
बट आप देखिए पहले बात तो ये जो सोल्यूशन है इसमें स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। देखो आपने ना पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आइडेंटिफाई कर लेना। अब देखो कहने से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड है H2CO3 अमंग ऑल द एसिड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है H2CO3 और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है NaOH। तो इसमें क्या होगा कि पहले तो जो H2CO3 है हमारा, ठीक है, H2CO3 वो बेस जो स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, पहले इसको न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, यहाँ से H+ आयन ले लेगा और क्या बना लेगा ये वाटर, और साथ में बाय प्रोडक्ट बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा NaHCO3, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी पहले तो। अब आप देखिए बेटा ये जो अब हमारे पास क्या हो गया, इनकी H2CO3 के हमारे पास मोल थे 0.01, तो ये भी बेटा 0.01 मोल है इसके भी। तो जब ये रिएक्ट कर जाएगा तो बेटा NaHCO3 के कितने मोल बन जाएंगे, कहने से ये तो 0 हो जाएंगे, ये तो खत्म हो जाएगा, और NaHCO3 के कितने मोल बन जाएंगे इस रिएक्शन से 0.01 मोल्स। तो नाउ इफ यू लुक एट द सॉल्यूशन, तो बेटा सॉल्यूशन में कहने से हमारे पास क्या बच गया, एक तो हमारे पास बच गया NaHCO3, है ना, NaHCO3 कितना, देखो एक तो यहाँ से बन गया 0.01, लेकिन ऑलरेडी पहले भी तो प्रेजेंट था 0.01, तो टोटल मोल कितने हो गए बेटा NaHCO3 के, कहने से टोटल मोल्स हमारे पास हो गए 0.02 मोल्स। अच्छा, सॉल्यूशन में बेटा एक और चीज भी पड़ी हुई है, क्या, Na2CO3, है ना। अब Na2CO3 कितने मोल पड़े हुए हैं 0.01, ये तो उतने के उतने ही रहे। सो नाउ इफ यू विल लुक एट द सॉल्यूशन केयरफुली, तो कहने से सॉल्यूशन के अंदर क्या है, एक तो यहाँ पे एक HCO3 नेगेटिव आयंस है। HCO3 नेगेटिव आयंस क्या होते हैं बेटा, एक एसिड की तरह काम कर रहे हैं, और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है कार्बोनेट आयन। देखो सोडियम आयन तो स्पेक्टेटर आयन है, इनका तो कोई रोल है नहीं। तो हमारे पास क्या क्या है, एक तो HCO3 नेगेटिव आयंस है, राइट, और दूसरा क्या है हमारे पास, देखो ये डिसोशिएट करेगा इस तरह से कार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, है ना, और दूसरा क्या है मेरे पास कार्बोनेट आयंस, राइट। तो हमने अब सॉल्यूशन का क्या निकालना है, पीएच यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है, पीएच। तो पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, आप देखो इसकी कंसंट्रेशन हमें सॉल्यूशन में है, इसके मोल्स हैं 0.02 मोल्स, अच्छा इसके मोल्स हैं 0.01 मोल्स, राइट। हमें H+ आयन निकालना है, और इस रिएक्शन का बेटा Ka, बेटा कहने से इस रिएक्शन का जो Ka होगा इट इज नथिंग बट Ka2 ऑफ H2CO3, क्योंकि H2CO3 जब एक H+ आयन निकाल देगा उसका Ka हमें दे रखा है 6.37, और जब दूसरा H+ आयन निकालेगा, है ना, तो उसका pKa2 हमें दे रखा है 10.32, राइट, दैट इज pKa2, ओके। तो कहने से यहाँ पे एक बफर की तरह भी काम कर रहा है सॉल्यूशन, एक ये एसिड हो गया, ये इसका कॉन्जुगेट बेस एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो बफर्स होते हैं इट इज एन एसिडिक बफर, और एसिडिक बफर के पीएच को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो एसिडिक बफर के पीएच को निकालने का फॉर्मूला होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, जो कि यहाँ पे क्या है कार्बोनेट आयन, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, जो कि क्या है यहाँ पे HCO3 नेगेटिव आयंस, राइट। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, पीके, बेटा यहाँ पे पीके कौन सा यूज करेंगे, pKa2, क्योंकि एसिड यहाँ पे कौन है, बाय कार्बोनेट आयंस, और बाय कार्बोनेट आयन इज नथिंग बट Ka2 ऑफ H2CO3, राइट। तो इसका पीके होगा 10.32 प्लस लॉग ऑफ, हाँ जी, सॉल्ट, बेटा सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, ये तो मोल्स है, आपको यार ये तो मोल्स है, बेटा सही कह रहे हो मोल्स है, डिवाइड बाय वॉल्यूम करोगे, है ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम। ऐसे ही एसिड कितना है अगेन 0.02, इसको भी डिवाइड बाय वॉल्यूम करोगे, तो कहने से ये वॉल्यूम तो कैंसिल आउट ही होगी ना, तो इसलिए मोल्स के लिखने में ही काम बन जाएगा यहाँ पे। तो ये बन गया 10.32, है ना, प्लस लॉग ऑफ 1/2, कहने से लॉग 1/2 बन गया विच इज माइनस लॉग 2, है ना। तो पीएच हमारा क्या बन गया 10.32 माइनस लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू बेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.3, लॉग 2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्लियर है, देखो इनको पता था कि लॉग 2 की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये बन गया 10.32 माइनस 0.3, तो कहने से पीएच हमारा कितना आ गया 10.02, तो पीएच हमारा ये आ गया, एंड दिस इज द राइट आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन, जेई एडवांस के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सिंपली बफर का क्वेश्चन था बेटा, ये इक्वेशन इसके अंदर लगती है, ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है बफर्स की, एक बार आपको ये इक्वेशन तो ध्यान में रहनी ही चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, यस बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन किसका कहता है, ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 3.74 ग्राम ऑफ कॉपर नाइट्रेट with excess of Ki result in a brown solution along with the formation of a precipitate. Passing H2S through this brown solution gives another precipitate X, the amount of X in grams. आपको X की अमाउंट निकालनी है, ग्राम्स के अंदर कितनी होगी, चलो निकालते हैं।
बेटा पहले तो रिएक्शंस हमारे लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा ये जो रिएक्शंस हैं, अगर आप इस रिएक्शंस को ध्यान ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, हमारे पास कॉपर नाइट्रेट है, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो किसके साथ, यू आर कैरिंग आउट दिस रिएक्शन विद KI, आप KI से रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखो KI के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता क्या है बेटा, क्या ब्राउन सोल्यूशन बना। देखो ब्राउन सोल्यूशन जो बनता है वो बनता है I3 नेगेटिव आयन का, I3 नेगेटिव आयन, यानी कि बेसिकली हमें बन जाता है KI3 बन जाता है, I3 नेगेटिव आयन बनते हैं, जिसके कारण सोल्यूशन आपको ब्राउन होता है, ठीक है। और देखो इसमें हुआ क्या है, जो आयोडीन है ना, इसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन। आप देखो आयोडीन यहाँ पे -1 में और यहाँ पे है ये -1/3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देखिए आयोडीन की कहने से ऑक्सीडेशन होगी और रिडक्शन किसकी होगी, रिडक्शन होती है बेटा कॉपर की। तो कॉपर +2 से कॉपर 2 प्लस आयोडाइड के पीपीटी बनाता है, इसकी पीपीटी बन जाती है CO2 I2 की, इसकी पीपीटी बनता है, ठीक है। तो ये बन गया। अब देखो आप कह रहे हैं कि ये जो पीपीटी बने हैं इनको आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ, ये जो KI3 के सोल्यूशन बना ब्राउन सोल्यूशन, आपने इस रिएक्शन करी H2S के साथ। तो H2S के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, एक सल्फर की पीपीटी बन जाता है। देखो सल्फर की हो जाती है ऑक्सीडेशन, -2CH आ गया 0 में, और रिडक्शन किसकी हो जाती है बेटा, I3 नेगेटिव जो है, I3 माइनस ये I नेगेटिव में कन्वर्शन। तो ये रिएक्शंस यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, दीज आर द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, बेसिकली क्या हुआ है, जो कॉपर है, कॉपर +2 से तो चला गया +1 में, खुद की केस में क्या कर ली, रिडक्शन करा ली, और साथ में आयोडीन को -1 से किस में लेके गए, -1/3। सेकंड रिडक्शन में ये जो आयोडीन -1/3 वाला बना था, ये क्या होगा, इसकी रिडक्शन होगी और आपका दोबारा से सल्फर की क्या होगी यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो बेटा अगर मैं इसकी नेट रिएक्शन लिखूं तो कैंसिल से नेट रिएक्शन में क्या होना है, ये KI3 और ये KI3 तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये I नेगेटिव है और ये KI, ये भी कैंसिल आउट हो गया एक तरीके से। तो हमारे पास सोल्यूशन में बचा क्या, अगर हम सोल्यूशन को ध्यान से देखें तो कैंसिल में नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, बेसिकली नेट रिएक्शन हो जाएगी सिंपली 2 प्लस नाइट्रेट और ये H2 से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है यहाँ पे सल्फर, और कॉपर का क्या बन गया CO2 I2, ये रिएक्शन है। तो कॉपर यहाँ पे +2 से चला गया +1 में, है ना, और सल्फर यहाँ पे -2 से किसमें चला गया, 0 के अंदर। ओके तो अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहूँ तो कहने से क्या होगा, कॉपर ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, राइट, तो गेन किया है, और सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर, तो बैलेंस करने के लिए कहने से मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस दैट्स ऑल। ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है, दिस इज द स्टोइचियोमेट्री दैट वी रिक्वायर। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास कॉपर नाइट्रेट के 3.74 ग्राम था हमारे पास, और हमने इसको रिएक्ट करवाया एक्सेस की KI के साथ, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ एक्स आपको बस ये बताना है, ये सल्फर की पीपीटी कितने बनेंगे। तो बेटा मैं एक बात कह सकता हूं, व्हाइल लुकिंग एट दिस इक्वेशन, कि जो नंबर ऑफ मोल्स सल्फर के बनेंगे बाय अप्लाइंग मोल कॉन्सेप्ट नाउ डिवाइडेड बाय 1, आंसर दैट वुड बी इक्वल टू जितने मोल कॉपर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा, है ना, डिवाइडेड बाय 2। आप देखो ना इस तरह से हम स्टोइचियोमेट्री लगाते हैं। तो यहाँ से मैं एक बात कर सकता हूँ कि जो सल्फर के मोल्स बनेंगे, सल्फर के मोल्स बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, इट इज इक्वल टू जितने कॉपर नाइट्रेट के मोल्स हैं। बेटा कॉपर नाइट्रेट कितना है, 3.74 का, ठीक है। इसके मोल्स कन्वर्ट कर लो, इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, कॉपर का मास 3.5 होता है और नाइट्रेट आयन का मास होता है 14 + 48 62, 62 into 2 124, 124 plus 163.5, I would say it is 124 plus 63.5 187.5। तो ये वैसे 187 के आसपास है ना, राइट, अपॉन या तो कहने से ये तो अप्रोक्सीमेटली तो कैंसिल आउट ही हो गया, ये बन गया आपका 0.02, है ना, तो 0.02 बाय 1 2, तो ये बन गया 0.02। तो मास ऑफ सल्फर कितना बन जाएगा बेटा, यहाँ से कैसे मास ऑफ सल्फर जो हमारा बनेगा दैट इज इक्वल टू 0.01 into its atomic mass 32, तो राइट आंसर होगी 0.34 grams। तो बेटा सल्फर हमारा जो यहाँ से बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.32 ग्राम। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी, है ना। तो ये इस क्वेश्चन को इस तरह से करना था, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 0.32 ग्राम। इज इट फाइन? चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यस अब बेटा ये जो क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है डिसॉल्विंग 1.24 ग्राम ऑफ व्हाइट फास्फोरस इन बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर गिव्स अ गैस क्यू। बेटा देखिए ये जो रिएक्शन है, पहली बात तो कौन सी रिएक्शन है, चलो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं।
बेटा रिएक्शन में क्या होगा कि आपके पास फॉस्फोरस है ना, व्हाइट फॉस्फोरस है ये। कहता है इसकी रिएक्शन कराई आपने किसके साथ, NaOH के साथ, और आपने बॉयल किया तो क्या बनेगा। देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये हमारी एनसीईआरटी की डायरेक्ट रिएक्शन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा आपने 12th क्लास का पी ब्लॉक एलिमेंट अगर आपने चैप्टर पढ़ा है ना, देखिए हम अभी खोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, आपको मैं ये रिएक्शन डायरेक्टली दिखाऊंगा बेटा। आप देखिए कि एनसीईआरटी पढ़ने का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब देखिए ये कंपाउंड है P4 की रिएक्शन हम पढ़ेंगे, यस ये रही बेटा। देखो P4 को आपने क्या किया, कहता है NaOH के साथ आपने बॉयल किया। देखो ये लाइन बिल्कुल डायरेक्टली लिखी हुई है, इन द लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस विद कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। अब देखो और क्या रिएक्शन होती है, PH3 एंड NaH2PO2 बेटा, ये प्रोडक्ट बनते हैं आपके पास, है ना। तो देखो रिएक्शंस डायरेक्टली रिएक्शंस गिवन है, राइट। आगे पढ़ते हैं। अच्छा और अब उसके बाद क्या 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 कहा हुआ है, चलो क्वेश्चन एक बार देखें दोबारा से। क्वेश्चन में हमें गिवन है, कहता है कि आपने ये जो व्हाइट फॉस्फोरस है इसको NaOH से रिएक्ट कराया। देखो अब मैंने रिएक्शन भी दिखा दी आपको, क्या बन गया PH3 और साथ में क्या बन गया NaH2PO2, ये रिएक्शन बन गया, ठीक है। और कहता है कि इसको आपने जो ये गैस बनी है, देखो गैस यहाँ पे कौन सी है, गैस Q PH3, द अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली कंज्यूम द गैस Q। देखो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो PH3 है ये कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो बनता क्या है बेटा। देखो ये रिएक्शन भी आपको वहीं पे दिखेगी, उसी चैप्टर में उसी पेज पे आपको रिएक्शन दिखेगी। देखो कॉपर सल्फेट की रिएक्शन फॉस्फीन के साथ क्या बन गया, Q प्लस फॉस्फाइड एंड साथ में H2 सल्फेट, है ना। तो आप देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी की रिएक्शन के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब इससे बड़ा प्रूफ तो क्या ही होगा हमारे पास विद H2SO4। देखिए ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब देखो हमारा काम क्या है, पहले तो हमें रिएक्शंस को बैलेंस करना हमारा काम है, ताकि हमें पता लगे कि 1.24 ग्राम ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो कितनी ये गैस बनाएगा और कितनी गैस के लिए कितना कॉपर सल्फेट लगेगा, ठीक है। तो रिएक्शंस को पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए देखो आप पहले सेकंड रिएक्शन को तो जल्दी बैलेंस हो जाएगी, यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आ जाएगा। देखो 3 ना, फॉस्फोरस के 2 हो गए, आई थिंक रिएक्शन वुड बी बैलेंस्ड। तो 3 मोल्स ऑफ H2SO4, यस ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गई है। आगे बढ़ते हैं, ये वाली रिएक्शन को बैलेंस करें बेटा। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, आप देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस की डिस्प्रपोर्शनेशन हो रही है, ठीक है ना। तो अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे आई गेस 3 मोल्स ऑफ आपके NaH2PO2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 मोल्स आपके यहीं पे लग जाएंगे। देखना रिएक्शन की आपकी बैलेंस हुई, साथ में वाटर भी लगाना ऐड करना पड़ेगा। आप देखना ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 6, तो साथ में मैं यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ वाटर भी ऐड कर दूंगा। देखो रिएक्शन बैलेंस होगी कि नहीं, देखिए फॉस्फोरस तो 4 हो गए, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 + 6 9, 6 + 3 9, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गए, यस। आई थिंक द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है। ये 2 रिएक्शंस है बेटा, ये हमारे पास बैलेंस्ड रिएक्शंस है। अब इन रिएक्शन से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कितना कॉपर सल्फेट लगेगा इस फॉस्फीन के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो बेटा कहने से उसके लिए पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा कि कितना फॉस्फीन हमारा रिएक्ट कर रहा है, कितना बना है सॉरी फर्स्ट रिएक्शन में। और देखो यहाँ पे जो NaOH है ये तो सॉल्वेंट है, तो ये तो एक्सेस क्वांटिटी के अंदर है, तो जो फॉस्फीन की क्वांटिटी होगी वो तो फॉस्फोरस पे डिपेंड करेगी। तो आई कैन से द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फीन प्रोड्यूस्ड, है ना, फ्रॉम रिएक्शन 1 वुड बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस रिएक्टेड, है ना। जितने मोल फॉस्फोरस रिएक्ट किया उतने मोल ही फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस होगी। और कितने मोल फॉस्फोरस रिएक्ट किया बेटा निकाल लो आप, 1.24 ग्राम है अपॉन P4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 124, है ना, क्योंकि फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 हमें गिवन है यहाँ पे, ये देखिए, है ना। देखो एटॉमिक मास आपको सारे याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, आपको गिवन ही होता है। तो फॉस्फीन के कितने मोल बन गए 0.01, राइट। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ से अब सेकंड रिएक्शन हम यूज करेंगे और देखेंगे कितना कॉपर सल्फेट लग रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट के मोल्स लगेंगे, है ना, डिवाइडेड बाय 3 वुड बी इक्वल टू जितने मोल फॉस्फीन हमारे पास प्रेजेंट होगा डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इंप्लाइज जो कॉपर सल्फेट के मोल्स रिएक्ट करेंगे दैट वुड बी इक्वल टू 3/2 टाइम्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फीन प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट रिएक्शन। और फर्स्ट रिएक्शन में कितना प्रोड्यूस हुआ 0.01, तो आई कैन से दिस इज इक्वल टू 0.15। इतने मोल बेटा फॉस्फीन के हमारे यूज होंगे, ठीक है ना, रादर 0.15 नहीं 0.015, आ जाएगा 0.015। इतने मोल बेटा फॉस्फीन हमारा यूज होगा, हमारा कॉपर सल्फेट यूज होगा। तो लेकिन हमसे मोल्स नहीं पूछा, हमसे तो क्या पूछा अमाउंट।
तो बेटा मास ऑफ कॉपर सल्फेट यूज्ड यहाँ पे लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ कॉपर सल्फेट यूज्ड है ना, या कंज्यूम्ड कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए 0.015 मोल्स रिएक्ट किए बेटा इनटू मॉलिक्यूलर मास। बेटा कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, देखो सल्फेट का होता है 96, कॉपर का हमें देखा 63, तो इट इज 159 है ना। तो 159 को आपने 0.015 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो देखो क्या आंसर आता है। ठीक है, तो 159 इंटू 0.015 कितना आ गया, 2.385। यस, सो दिस इज इक्वल टू 2.385 ग्राम। इतना आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द मास ऑफ कॉपर सल्फेट रिक्वायर्ड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, राइट, दैट इज ऑल। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहले रीड करके ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रीड करना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि ये वाला कंपाउंड है, कोई अल्कोहल है, इसको रेड फास्फोरस और ब्रोमीन से रिएक्ट हुआ तो आर बन गया, विच इज द मेजर प्रोडक्ट। तो कहता है ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन इन 1 ग्राम ऑफ आर यूजिंग केरियस मेथड। देखो ये केरियस मेथड ना हमारे एनसीईआरटी में गिवन है प्रॉपर। द अमाउंट ऑफ एजीबीआर प्रोड्यूस्ड इन ग्राम्स। चलो निकालते हैं। चलिए बेटा सबसे पहले तो हमें ये आर निकालना पड़ेगा, क्या होगा बेटा आर क्या होगा। अगर आप रिएक्शन जानते हैं, रेड फास्फोरस एंड ब्रोमीन जो होते हैं वो अल्कोहल को डायरेक्टली बीआर में कन्वर्ट, अल्कोहल को OH ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए काम आते हैं फ्रॉम बाय बीआर। तो अगर हम इसको फाइनल प्रोडक्ट लिखते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा, एक तो बीआर ये हो गया और एक बीआर बेटा यहाँ पे बन जाएगा, ये रहा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज आर। और अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो इसका फॉर्मूला हो गया C7, कार्बन 6 और 1 ही 7, हाइड्रोजन कितने हो गए 1 2 3 4 और 2 ही हो गए 6 है ना, और ब्रोमीन कितने हो गए 2। तो ये फॉर्मूला बेटा इस कंपाउंड का C7H6Br2। अब कहता है ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन इन 1 ग्राम ऑफ आर यूजिंग केरियस मेथड द अमाउंट ऑफ एजीबीआर प्रोड्यूस्ड। बेटा आप देखिए एजीबीआर कितना बनेगा। तो वो केरियस मेथड से जो यहाँ पे एजीबीआर बनेगा, इसके 1 मोल से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 2 मोल एजीबीआर बनेंगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि 2 ब्रोमीन है यहाँ पे, तो दोनों ब्रोमीन एजीबीआर की फॉर्म में निकल जाएंगे, तो इसके 1 मोल से 2 मोल एजीबीआर बनने वाले। ठीक है, तो आई कैन से द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एजीबीआर प्रोड्यूस्ड है ना बाय 2 प्रोड्यूस्ड वुड बी इक्वल टू जितने मोल ये कंपाउंड आर होगा, जितने आर के मोल्स होंगे डिवाइड बाय 1 है ना, दिस इज आर। तो अब देखो दिस इंप्लाइज कि जो एजीबीआर हमारा प्रोड्यूस होगा है ना, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर कितने हो गए, देखो गिवन मास कितना आर का 1 ग्राम, और आपका मॉलिक्यूलर मास कितना, देखो नंबर ऑफ मोल्स पुट करना तो गिवन मास पे मॉलिक्यूलर मास होगा, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बेटा C7H6Br का, निकाल के देखिए। ये हो गया 84 प्लस 6 90, 90 प्लस ब्रोमीन का होता है 80, 80 टू द 160, 160 प्लस 90 इज 250 आ गया। ये देखो ये तो डायरेक्ट कितना आ गया 1/25 मोल, 1/125। तो इतने मोल बेटा एजीबीआर के बन जाएंगे। लेकिन अब आपसे तो मास पूछा गया, चलो यहाँ पे मास निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ एजीबीआर प्रोड्यूस्ड इज, हाँ जी कितना आ गया 1.125 इंटू इट्स मॉलिक्यूलर मास। बेटा मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा एजीबीआर का 108 प्लस 80 188। बस इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं बेटा, देखो 125 को आप लिख सकते हैं 1000/8, वो 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, चलो निकाल के देखें। हाँ जी 188 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें, यस दिस इज 1.504, तो ये वैल्यू आ जाती है बेटा 1.504। तो इतने ग्राम एजीबीआर बन जाएगा आपका, दिस इज द राइट आंसर 1.504। आप मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था। और केरियस मेथड बेटा एनसीईआरटी के अंदर हमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। 11th आपको कि कहाँ मेंशन्ड है, तो 11th क्लास की एनसीईआरटी आप खोलिए, जो चैप्टर है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे आपको केरियस मेथड बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड दिख जाएगा। ये देखिए केरियस मेथड, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी में से ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहीं बाहर से ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, लेकिन ये जनरली उन टॉपिक में से पूछते हैं जहाँ पे हम जिन टॉपिक्स को जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो अवॉइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये है एनसीईआरटी का ही टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कहता वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू। आपको क्यू में बताना वेट परसेंटेज कितनी होगी हाइड्रोजन की। बेटा पहले तो आपको ये प्रोडक्ट रिएक्शंस पता होनी चाहिए। देखो ये पहली जो रिएक्शन है
ये एनसीईआरटी में हेलो एल्केन हेलोरीन में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, और इसमें पहली रिएक्शन में क्या बन जाता है, Cl हट के यहाँ पे OH लग जाता है। तो पहले ये फिनोल बन गया। फिर आपने जब कंसनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 डाला, तो बेटा फिनोल के ऊपर जब ये आप डालते हैं मिक्सचर, तो ये ट्राई नाइट्रोफिनोल बना लेता है। ट्राई नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लग जाता है, एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको क्या रिएक्शंस, बेटा रिएक्शंस देखो, आप ऑर्गेनिक में हम पढ़ते रहते हैं ना, कोई टीचर्स इतनी एक्स्ट्रा रिएक्शंस करा देते हैं, कोई फायदा नहीं है। सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा अभी एनसीईआरटी के रिएक्शन। देखो ये वो रिएक्शन ही खुली हुई है, क्लोरीन NaOH 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या बन गया, फिनोल, है ना, फिनोल बन गया। अच्छा, उसके बाद आपने इसकी नाइट्रेशन की, चलो नाइट्रेशन वाली रिएक्शन भी मैं दिखाता हूँ। अल्कोहल इतर फिनोल में, फिनोल की रिएक्शन के अंदर गिवन है, ये देखिए फिनोल आपने नाइट्रेशन की तो क्या बन गया, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं, प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनोल फर्स्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच कन्वर्टेड इनटू फिनोल 2,4-डाइफोर सल्फोनिक एसिड एंड देन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू गिव 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो वही मेथड यूज किया था इन्होंने यहाँ पे, वही मेथड यूज किया हुआ है। आप देखिए कहने से फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। कहाँ क्या करना है आपको, एक्स्ट्रा रिएक्शंस पढ़ के, सारी एनसीईआरटी के रिएक्शन में से क्वेश्चन आ रहे हैं एडवांस के अंदर। चलो आंसर निकालो, क्या पूछा गया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। बेटा फॉर्मूला निकालो इसका, कितना हो जाएगा, कार्बन 6 है यहाँ पे, है ना, हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो 2, एक यहाँ पे 2 और एक ये 3, तो H3 हो गया, है ना। नाइट्रोजन कितने बेटा यहाँ पे, देखो नाइट्रोजन है 1 2 3, 3 नाइट्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2 4 2 6 और एक 7, ये बन गया फॉर्मूला। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, आप निकाल लो। दिस इज 84 प्लस 3 प्लस 14 3 द 42 और 16 7 द बेटा कितना होगा, 112। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया ये, 7 और 4 11, 1 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 1 241। तो बेटा ये बन गया 12 13 14 4 1, यस 241। तो उसमें हाइड्रोजन कितना बेटा, 3 ग्राम्स। तो आई कैन से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास आ जाएगा 3/241 into 100। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आपको सॉल्व करना है ये वैल्यू। दिस वैल्यू विल कम्स आउट टू बी, दिस इज 300/241, है ना, कितना का 1.244। दिस इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 1.244। तो बेटा देखिए कितने आसान क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से हमसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, इस क्वेश्चन में बेटा देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, ये सारी रिएक्शन जो हैं ये आपको एनसीईआरटी ओरिएंटेड रिएक्शंस है। तो चलिए पहले रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं। अब इस रिएक्शन के अंदर आप देखिए एल्काइन है बेटा, एल्काइन को आप रेड हॉट आयरन ट्यूब में जब भी रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, देखिए ए जो बनेगा दैट वुड बी बेंजीन, ए तो होगा बेंजीन, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी थोड़ा सा हम स्टोशियोमेट्री भी देखें तो देखो C2H2 के कहने से 3 मॉलिक्यूल हमें कंबाइन करवाने पड़ेंगे, पॉलीमराइज करेंगे तो ही बेंजीन बनेगा, राइट। अच्छा, उसके बाद बेटा बेंजीन की आपने रिएक्शन कराई एक अल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो बेटा अल्काइल हैलाइड AlCl3 की प्रेजेंस में क्या हो जाती है, एक नेम्ड रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इट इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। एंड क्योंकि इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनना है और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है जो कि रीअरेंज होकर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस। इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्यूमीन, क्यूमीन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्यूमीन की आपने रिएक्शन कराई किसके साथ, ऑक्सीजन, ठीक है, एंड हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराई। तो ऑक्सीजन के साथ जब आप रिएक्शन करा रहे हैं एंड हाइड्रोनियम आयन के साथ, तो बेटा देखिए होता क्या है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो सी प्रोडक्ट है बेटा वो है फिनोल, सी प्रोडक्ट इज नथिंग बट फिनोल। और फिनोल की जो आपने रिएक्शन कराई है बेटा CH3COCl के साथ, देखो CH3COCl के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो ये एक तरह की एस्टरिफिकेशन है, अल्कोहल अपना H लूज करता है और ये अपना Cl लूज करता है एंड यू विल गेट एन एस्टर, एक एस्टर मिल जाएगा बेटा आपको, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। दिस इज ऑप्शन, दिस इज प्रोडक्ट डी। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं बेटा ABCD। ओके, अब देखिए, अब आपसे कह रहा है, देखो यील्ड दे रखी है हमें, इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो हमने इसके शुरू में कितने मोल्स लिए थे, कहने से हमने इसके 15 मोल्स लिए। तो अगर बेटा इसके 15 मोल लेंगे तो बनने तो चाहिए कितने मोल्स,
5 मोल्स, है ना। लेकिन बने कितने, देखो यील्ड है इसकी 80%, तो कहने से 5 का सिर्फ 80% ही बनेगा, और 5 का 80% कितना हो जाता है 4। तो यानी कि ए के जो प्रोडक्ट बने, यानी कि बेंजीन के जो मॉलिक्यूल बने वो बने 4 मोल्स, राइट। अच्छा 4 से फिर आपने जब रिएक्शन कराई तो आप देखिए इसके एक मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बन रहा है क्यूमीन का, तो कहने से 4 से इसके 4 मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए, लेकिन क्योंकि रिएक्शन की यील्ड 50% है, तो 50% होने से कितने मोल बनेंगे सिर्फ इसके, कहने से 2, है ना, ओनली 2 मोल्स बनेंगे। अच्छा अब 2 से, अब देखिए बेटा सी बनाया आपने, तो वैसे 2 से 2 मोल्स बनने चाहिए, है ना, लेकिन हमारे पास कितने बने 2 का अगेन 50%, तो ये कितना आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 1। अच्छा 1 से अब आपने देखो ये वाला प्रोडक्ट बनाया, तो इसे 1 मोल से 1 मोल ही बन रही है ना, तो 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, और क्योंकि इसकी यील्ड 100% है, तो कहने से ये फाइनली हमारे पास इसका 1 मोल ही मिलेगा, सो विल गेट 1 मोल ऑफ दिस, इस कंपाउंड का। तो अब हमसे बोला ये गया है द यील्ड ऑफ ABCD आर गिवन, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डी फॉर्म, बेटा हमने प्रोडक्ट टी की अमाउंट बतानी है, तो हमने इसका बेसिकली 1 मोल बनाएंगे, तो मॉलिक्यूलर मास ही बता देना है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा, आप देखो इसके 6 कार्बन एटम है, तो C कितना हो गया, 8 होंगे कार्बन एटम्स टोटल, C8। हाइड्रोजन देखो 5 तो ये वाले हो गए, 3 ये वाले हो गए, तो H8, है ना। ऑक्सीजन 2 हो गए, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया बेटा, देखिए C8 यानी कि 96, 12 8 96 प्लस 8 104 प्लस 32, तो बेटा 104 प्लस 32 इज 136 ग्राम्स, तो इसका सही आंसर बेटा आ जाएगा 136 ग्राम्स। इज इट क्लियर, है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सारी रिएक्शंस आपकी एनसीईआरटी ओरिएंटेड रिएक्शंस हैं। आपको तो मैं एक बार थोड़ा सा रिएक्शंस की झलक भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए जो पहली रिएक्शन है वो तो एल्काइन में मिलेंगी आपको, हाइड्रोकार्बन चैप्टर है एल्काइंस के अंदर, तो लेट अस सी दैट हाइड्रोकार्बन चैप्टर, ठीक है। ये देखिए बेटा कोई रिएक्शन एनसीईआरटी के बाहर की नहीं है, आप देखो एल्काइन की रिएक्शन पॉलीमराइजेशन, यस दिस इज फॉर एल्कीन्स, हम एल्काइंस में चलते हैं। तो बेटा एल्काइन में पॉलीमराइजेशन आपको आएगी, देखिए लीनियर पॉलीमराइजेशन एंड साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। देखिए इथाइन के 3 मॉलिक्यूल लिए ये वाले, और रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ रिएक्शन कराई, क्या बन गया, बेंजीन बन गया। यही रिएक्शन की बात चल रही थी अभी वहां पर, है ना। तो इस तरह से आप देखो एनसीईआरटी की ही रिएक्शन पूछी गई है। अच्छा इसके बाद आपने रिएक्शन कराई बेंजीन की CH3 CH2 CH2 Cl के साथ, बेटा ये रिएक्शन भी हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, रादर हाइड्रोकार्बन चैप्टर में गिवन है, बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी में गिवन होगी है। अब देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मैंने नाम लिया था आपके सामने, तो वही रिएक्शन आपको यहाँ पे मिलेगी, ये बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एज यू कैन सी देखो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो आप देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की ये रिएक्शन आपको दे देगी। देखो ये क्वेश्चन भी दे रखा है, कहता है व्हाई डू वी गेट आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद 1 क्लोरोप्रोपेन। आपको याद है यही कंपाउंड दे रखा था, है ना। आप प्रोडक्ट में 1 क्लोरोप्रोपेन ही दे रखा था, आप देखिए बेंजीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, और क्या बन गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको हम क्यूमीन बोलते हैं। अब बेटा क्यूमीन की जो ये वाली रिएक्शन है विद ऑक्सीजन, ये हमारी 12th क्लास के अल्कोहल चैप्टर की रिएक्शन है, अल्कोहल इथर फिनोल में, फिनोल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर मैं आपको फिनोल दिखाता हूँ तो देखो फिनोल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर आपको मिल जाएगा ये, लेट मी शो द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, यस फ्रॉम क्यूमीन। बेटा आप देखिए ये रहा क्यूमीन, क्यूमीन की आपने रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो क्या मिल गया हमें फिनोल। उसके बाद बेटा फिनोल की सिंपली एस्टर हमने बनाया है, ठीक है। वो रिएक्शन भी एनसीईआरटी का, चलो अब वो तो बड़ी सिंपल रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन में मिल जाएगी आपको, सो दैट इज ऑल। तो देखो ये क्वेश्चन है, अब देखो सारी रिएक्शन हमारी एनसीईआरटी में से ही पूछी गई रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यस। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ 2 2pz ऑर्बिटल। तो बेटा हम 2 2pz ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवा रहे हैं, इट कुड बी सिग्मा ओवरलैप, इट कुड बी पाई ओवरलैप, दैट डिपेंड्स, राइट। तो पहले हम ऐसा करते हैं सिग्मा ओवरलैप कर लेते हैं। तो देखिए पहले क्योंकि सिग्मा की ऑप्शन है, पहले तो हम सिग्मा ओवरलैप कर लेते हैं। देखो ये हमारी z एक्सिस है, ये हमारा एक pz ऑर्बिटल है, ठीक है। अब क्योंकि सिग्मा तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, और क्योंकि ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है, तो बेटा बॉन्डिंग ऑर्बिटल जब ये 2 ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो कहने से बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, है ना। तो आप देखो ये एक्सिस मैंने जो बनाई है आपके सामने, ये z एक्सिस बनाई,
तो अब देखो कह रहा है कि हमने बतानी है करेक्ट। ओके, सिग्मा ऑर्बिटल हैज अ टोटल ऑफ 2 नोडल प्लेन्स। बेटा कहता है 2 नोडल प्लेन है, तो कहने से यस ये बात काफी कुछ हद तक सही है कि 2 नोडल प्लेन्स ही होंगी इसके अंदर। अब देखिए कहने से एक तो नोडल प्लेन ये वाली मिल जाएगी आपको, ये वाली, एक नोडल प्लेन ये वाली मिल जाएगी, तो इट हैज 2 नोडल प्लेन्स। सो यानी कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है ना। बी पे आते हैं, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स हैज 1 नोड इन एक्स जेड प्लेन कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। बट देखो अगर आप इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते हैं तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसा बन जाता है, देखो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहने से ऐसा बन जाएगा, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड दिस इज द जेड एक्सिस, है ना, ये जेड एक्सिस होगा। तो बेटा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या आपको कोई एक्स जेड प्लेन मिल रही है, कहने से ये वाली सारी प्लेन तो एक्स वाई प्लेन होगी, यहाँ पर भी एक्स वाई प्लेन ही मिलेंगी आपको, दिस विल बी एक्स वाई प्लेन, ये भी एक्स वाई प्लेन है, ये भी एक्स वाई प्लेन है, तो ये तो एक्स वाई प्लेन ही मिलेंगी, एक्स जेड प्लेन तो क्या मिल ही नहीं रही हमें यहाँ पे कहीं पे, राइट। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। सी पे आते हैं, कहते पाई ऑर्बिटल्स हैज 1 नोड इन द प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस एंड गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो पाई ऑर्बिटल्स की बात करते हैं बेटा, पाई ऑर्बिटल की तरह जब ओवरलैप करेंगे तो पाई ऑर्बिटल कैसा बनेगा, कहने से ये अगर एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, तो पाई ऑर्बिटल एक तो ऊपर बनता है, इस तरह से पाई ऑर्बिटल का हमें मिलता है स्ट्रक्चर। अब बेटा इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें, कहता पाई ऑर्बिटल हैज 1 नोड इन द प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस। देखो दिस इज द मॉलिक्यूलर एक्सिस, तो जब प्लेन होगी कहता इसके परपेंडिकुलर होगी, है ना। अब देखिए कहने से इस मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर है एंड गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, और कहता मॉलिक्यूल के सेंटर में से होकर जा रही है, ठीक है। लेकिन बेटा आप देखिए वो जो प्लेन है वो तो मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग है, परपेंडिकुलर तो ये वाली प्लेन होती है, अगर आप परपेंडिकुलर प्लेन की बात करते हो तो ये वाली प्लेन है परपेंडिकुलर, तो राइट, तो ये तो अलोंग विद द मॉलिक्यूलर एक्सिस है प्लेन वाली, तो ये वाली बात तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, सी वाली बात तो, है ना। अच्छा अगर इसकी बात करें पाई स्टार ऑर्बिटल्स की, तो पाई स्टार ऑर्बिटल्स की शेप कैसी बनती है, इफ यू रिमेंबर इट इज समथिंग लाइक दिस, है ना, इस तरह की प्लेन बनती है, राइट, दिस इज द जेड एक्सिस प्लेन। हाँ जी, अब देखो सॉरी नॉट दिस वन, ये वाली जेड एक्सिस प्लेन होगी, है ना, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। तो चलिए हाँ कोई बात नहीं, तो ये हमारा एक्स मान लो और बाहर की तरफ वाई मान लो आप, नो प्रॉब्लम। कहते पाई स्टार ऑर्बिटल हैज 1 नोड इन द एक्स वाई प्लेन कंटेनिंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो बेटा एक्स वाई प्लेन तो ये वाली होगी ना, लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये बाहर की साइड आपका जेड वाई एक्सिस हो गया, तो कहने से यस जो एक्स वाई प्लेन है वो इसके लिए क्या बन रही है, एक नोडल प्लेन बन रही है ना। तो यानी कि ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी सही आंसर आ जाएगा। तो इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एंड डी। ओके, तो थोड़ा सा ऑर्बिटल्स को अपने 3D में इमेजिन करना, तो आप ये क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एड्सॉर्प्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है केमिसॉर्प्शन रिजल्ट्स इन यूनिमोलिकुलर लेयर। देखो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये सारी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स हैं। द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फिजिसॉर्प्शन इज इन द रेंज ऑफ 100 to 140। बेटा 100 to 140 किलो जूल में तो बॉन्ड बनते हैं, ये तो गलत आ गया, क्योंकि आपको पता है फिजिसॉर्प्शन में तो वैन डर वाल फोर्सेज होती हैं, तो वो तो बहुत ही कम एनर्जी का बॉन्ड बनता है। अच्छा केमिसॉर्प्शन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। बेटा ये भी बात गलत है, केमिसॉर्प्शन में भी एनर्जी तो निकलती है, बॉन्ड ही बन रहे हैं। कहता लोअरिंग द टेम्परेचर फेवर द फिजिसॉर्प्शन प्रोसेस। ये बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर कम करेंगे ज्यादा मॉलिक्यूल पास आएंगे सरफेस के और ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी। तो ए एंड डी स्टेटमेंट्स आर राइट स्टेटमेंट अगेन। तो इस क्वेश्चन की भी ए एंड डी स्टेटमेंट ही सही आंसर है। देखिए इन स्टेटमेंट्स को हम लोग एनसीईआरटी में एक बार जरूर देखेंगे। तो ये सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर की स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग एड्सॉर्प्शन, तो केमिसॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन, देखो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए केमिसॉर्प्शन में जैसे हमें गिवन है कि इट इज अ मल्टी लेयर फिनोमिना, और आप देखो एनर्जी लेवल्स, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन की 80 to 240 है ना, और फिजिसॉर्प्शन की 20 to 40, राइट। अच्छा रिगार्डिंग मल्टी लेयर की बात अगर हम कर रहे थे तो इट यस, अब देखिए जो फिजिसॉर्प्शन है मल्टी मॉलिक्यूलर और ये है यूनिमोलिकुलर लेयर। ओके, तो सारी टर्म्स सारी ही स्टेटमेंट्स आपको यही इन दोनों के जो कंपैरिजन हमें गिवन एनसीईआरटी में वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते देखो एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है ना, कितने सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में से, बेटा ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द रिएक्शन ऑफ Al2O3 विद कोक एट अ टेंपरेचर ग्रेटर देन 200, द इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट और इन्वोल्व्स। बेटा देखो जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ले रहे हैं,
तो उस केस में जो Al2O3 को अगर आप कार्बन से रिएक्ट करवा रहे हैं ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, ये तो नहीं होता। देखो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें होता क्या है कि जो Al2O3 है, पहले तो आप इसको मेल्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम आयन एंड ऑक्साइड आयन। और फिर आप इसके अंदर जब करंट पास करते हैं तो जो कैथोड होता है बेटा, कैथोड पे तो जो एल्यूमिनियम आयन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, यही पढ़ा था आपने, है ना। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम बना लिया। और अगर हम एनोड की बात करें बेटा, एनोड बनी होती है कार्बन की, तो कार्बन जो होता है उसके पास ऑक्साइड आयन जाते हैं और वो CO2 बना के निकल जाते हैं, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल लगेंगे। ठीक, ये रिएक्शंस होती है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या किया ना, द रिएक्शन ऑफ Al2O3 विद कोक एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 2500 डिग्री सेल्सियस, ये तो गलत हो गया। द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एल्यूमिनेट सोल्यूशन बाय पासिंग CO2 गैस टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड एल्यूमिना, ये बिल्कुल सही बात है बेटा। ये लीचिंग की प्रोसेस का ये पार्ट है जो इसका कंसंट्रेशन ऑफ ओर वाला प्रोसेस है। द डिसोल्यूशन ऑफ Al2O3 इन हॉट कंसंट्रेटेड NaOH, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है। द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3 मिक्स्ड विद Na3AlF6 टू गिव एल्यूमिनियम एंड CO2, ये भी बिल्कुल सही बात है बेटा। आप देखिए एल्यूमिनियम एंड CO2 बन रहा है। तो यानी कि इस क्वेश्चन के सही आंसर हमारे क्या आ गए, BCD। बेटा ये सारी एक्सट्रैक्शन आपको NCERT में मिल जाएगी एल्यूमिनियम की। ठीक है, बिल्कुल NCERT से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये डायरेक्ट। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 12, द ट्रीटमेंट ऑफ गैलेना विद HNO3 प्रोड्यूसेस अ गैस दैट इज। बेटा इसके लिए तो हमें रिएक्शन पहले पता होनी चाहिए। ये रिएक्शन हमारे अगेन सॉल्ट एनालिसिस की रिएक्शन है। तो गैलेना होता है PBS, इसकी रिएक्शन जब आप HNO3 से करते हैं तो क्या बनता है, इट विल फॉर्म लेड का नाइट्रेट बन जाएगा बेटा। इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। इसमें देखो सल्फर -2 में है तो सल्फर की तो हो जाएगी ऑक्सीडेशन, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड की हो जाती है रिडक्शन। नाइट्रिक एसिड +5 है, +5 से बेटा ये NO गैस बना देता है, इट फॉर्म्स NO गैस। तो सल्फर के PPT बन गए और यहाँ पे बन गई NO गैस, प्लस यस ऑब्वियसली सम वाटर भी बनेगा। तो ये रिएक्शन होती है बेटा। तो इसमें गैस देखिए कौन सी बन रही है, NO। तो NO कैसी गैस है, पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा आपको एक। ठीक है, बेंट इन ज्योमेट्री, ये तो नहीं होगा। एसिडिक ऑक्साइड देखो ये तो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। एंड कलरलेस, यस इट इज अ कलरलेस गैस। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, A एंड D। बेटा NO की सारी प्रॉपर्टीज आपको NCERT के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। ये देखिए NCERT में अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट का चैप्टर खोलते हैं तो वहां पे आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में सारा टेबल गिवन है आपको। ये देखिए NO की प्रॉपर्टीज, कलरलेस गैस एंड इट इज अ न्यूट्रल गैस, है ना, क्लियरली सारी प्रॉपर्टीज। आपको वो रिएक्शन कहाँ गिवन है बेटा, वो रिएक्शन आपको मिलेगी आपके लैब मैनुअल के अंदर। अगर हम इसका लैब मैनुअल खोलें तो देखिए लैब मैनुअल, ये रिएक्शन देखो, लेड सल्फाइड की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं। लेड का कंफर्मेटरी टेस्ट है ये। तो लेड नाइट्रेट बन गया, NO गैस बन गई, H2O एंड सल्फर। हमने बैलेंस नहीं किया, बैलेंस की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट NCERT ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज फ्रॉम अमाइंस। ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। बेटा देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, वी आर गिवन सम कंपाउंड, आई थिंक दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। बेटा इसकी ब्रोमिनेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। देखो ये जो रिएक्शन है, ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बेटा बड़ी फेमस रिएक्शन है ये, हमारे सिलेबस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं HVZ रिएक्शन, HVZ। और HVZ रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा अल्फा कार्बन है वहां पे हेलोजिनेशन हो जाती है। तो अल्फा कार्बन पे जब हेलोजिनेशन होगी तो हमारा पी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, चलो पहले पी बना लेते हैं। कहने से पी प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3 CHBr, है ना, COOH। तो देखो अल्फा पोजीशन पे क्या हो गई, हेलोजिनेशन हो गई। उसके बाद बेटा देखिए आपने ये डाला थैलामाइड, ठीक है ना, पोटेशियम थैलामाइड आपने डाला। और बेटा कहने से ये जो रिएक्शन होती है, इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। अगेन एन NCERT बेस्ड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है ना, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो हैलोजन है ये हैलोजन हट जाता है ना, उसकी जगह आके अमाइन ग्रुप लग जाता है। तो जब उसकी जगह आके अमाइन ग्रुप लग जाएगा तो कहने से हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा दैट विल बी CH3 CH, यहाँ पे बन गया NH2 एंड COH। ठीक है, अमोनिलिसिस करने के लिए काम आता है ये, और 1 डिग्री अमाइन जनरेट करता है हैलोजन्स को सब्स्टिट्यूट करके, और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बन जाता है, ये थैलिक एसिड। सो नाउ द क्वेश्चन इज, हमने बताना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग P एंड Q। तो क्वेश्चन कहता है P कैन बी रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल यूजिंग NaBH4।
बिकॉज बेटा सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वो कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता, है ना। तो क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके वो अल्कोहल में नहीं कन्वर्ट कर सकता, तो ए ऑप्शन तो फिर सही नहीं होगी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, treatment P with concentrated ammonia. Okay, so first we are treating P with concentrated ammonia. So when you treat P with concentrated ammonia, the ammonia act as a nucleophile and can substitute this bromine with NH2. Okay, so followed by acidification. Okay, then we acidify. Why did we acidify it? Because initially the medium is basic, so acid will get converted into salt. So after acidification, the acid will reconvert it into acid, okay, and we get NH2 group here. So it says that treatment of P with concentrated ammonia solution followed by acidification gives Q. So can you say yes, it gives Q by that? So ultimately what is happening, that the ammonia act as a nucleophile and has substituted this bromine by NH2. So this statement is absolutely fine. Okay, let's take the next option. Treatment Q with solution of NaNO2 and aqueous HCl. See, NaNO2 and aqueous HCl, and the reactant is 1 degree amine. Okay, what does it do? Can say it is nothing but it does diazotization, and diazotization on alkyl amine is not stable. Okay, so it will liberate nitrogen gas. Yes, it is absolutely fine that it will liberate nitrogen gas. So the option C is also correct, right? So we have done diazotization, right? And because the diazonium salt is unstable for alkyl amines, alkyl 1 degree amines, so it will liberate N2 gas. Absolutely fine. आगे बढ़ते हैं. P is D option is P is more acidic than CH3 CH2 COH. P is more acidic than this. Yes, it is also fine. The reason for that is because if you compare P with this, there is only difference of bromine, right? And you know bromine shows minus I effect. So if the bromine show minus I effect, can you say bromine is going to stabilize its conjugate base more compared to this compound, right? So that is why, because its conjugate base is more stable, so that is why this compound P is more acidic than CH3 CH2 COH. So B, C, D options are the correct options for this. And all these reactions beta belongs to NCERT, and I will definitely show you where it is given in NCERT. So let us see NCERT first. So the first reaction belongs to carboxylic acid. The chapter name is aldehyde, ketone and carboxylic acid. Let me show the chapter. Yes, this is the chapter, and let me show you that reaction. The reaction name is HVZ, Hell-Vollard-Zielinski reaction. It is clearly mentioned in NCERT book. It will be in the chemical property of carboxylic acid. Let us see the chemical properties of carboxylic acid. Yes, physical and chemical. Yes. So you will find this reaction. Yeah, it is given over here. Yes, Hell-Vollard-Zielinski reaction. You can see here. And what is happening in this reaction? That the alpha carbon is getting substituted with a halogen atom. Okay, so you can see that alpha carbon is getting substituted with halogen atom, and you can see the reagent. In the question it was given bromine, so we will get bromine over here. So I hope this is clear that this reaction is from NCERT. And now let us talk about second reaction, which I told you about, Gabriel phthalimide synthesis. So just a moment. Gabriel phthalimide synthesis. But a Gabriel phthalimide synthesis is the method of preparation of amine, 1 degree amine, and it is given over in the method of preparations. Yes, this is the reaction, Gabriel phthalimide synthesis. You can see that reagent, and you are carrying out the reaction with alkyl halide, and we got 1 degree amine. Yes, this is 1 degree amine we get. Okay, so ultimately the halogen in the alkyl halide is substituted by amine group, and this is what we did in the reaction. Okay, so both the reactions are from NCERT, and everything is being asked from NCERT only. Okay, especially from organic. There is no need to do a lot of reactions or put more stress on the reactions which are not given in NCERT. Rather, we should give more emphasis to the reactions that are given in NCERT. If we could remember all those reactions that are given in NCERT, we will definitely able to do the organic part of the chapter of the JEE advanced paper.
And moreover, the organic part and physical part totally comes from NCERT. Only a few reactions of inorganic chemistry may get asked out of NCERT. I will show you which reactions are those. So let's move further. Okay, question number 14. Now question number 14 is again an organic chemistry question, and the question belongs to amines again. So we are given that there is a compound here. We made it to react with P to form Q, then R, and it formed S. Then we made it react with U to give this benzoic acid, and then we made this S react with water to give T. Okay, fine. So we have seen all the reagents. What is the question? And now we are given few options, and we have to see which one satisfy the given reaction. Okay, so let's see the A option. Now in this A option, it says that P is hydrogen in presence of palladium. See, hydrogen in presence of palladium, what does it do? It does reduction of nitro group. So when it does reduction of nitro group, okay, so what would it form? Can you say it will form, let me make Q over here, it will form NH2 and CH3, right? It will form this compound in the first step. Okay, then you made it react with R, NaNO2 and HCl. What does NaNO2 and HCl does? Can you say diazotization? Okay, it does, this reagent do diazotization. So when you do diazotization, the product as formed would be a disonium salt. A disonium salt, right? Now after that you made it react with H3PO2. Now what does this H3PO2 do is it replaces this disonium salt part and substitutes the hydrogen. So it basically does reduction of this group, and so we get toluene. All this group will get displaced by hydrogen atom, so we'll get toluene, and followed by oxidation with KMnO4. So when you do oxidation with KMnO4, this CH3 group will get converted into carboxylic acid group. So finally you will be getting this compound only. So it means this sequence of reagents is in sync with the question which is given to us. So it means A is the right option. Let's move to the B part. In B part, we used P, tin in presence of HCl. Tin in presence of HCl does reduction of nitro part, and it will form the same product as it is formed in A. So the product Q will be the same one, right? And then we made it react with HNO2. See, HNO2 does again diazotization. It does the same work as NaNO2 and HCl, because NaNO2 and HCl also form HNO2, and that carry out the reaction forward. Okay, so it means this is fine, Q ये बन गया, and this is S. Okay, yes, S is this one only, so it means B option is also fine option. Let's move to the next one, C option. In C option we are given that if S is this, okay, if S is this, then T would be this. Obviously beta, if you made the disonium salt to react with water, it displaces the disonium part and replaces it with OH. So yes, absolutely fine, T would be this one, and U would be CH3CH2OH. Okay, if U is CH3CH2OH, you know, this CH3, this ethanol group does the reduction of this disonium part and replaces it with hydrogen. It does the same work as H3PO2. Okay, so we'll get toluene and followed by oxidation, so we'll get benzoic acid in that case. Yes, so option C is also right. Okay, let's move to D1. D says that if Q is this, okay, if Q is this one, okay, and then you did reduction. But if you do reduction, then what would happen is it will definitely reduce NO2 group to NH2 group. That is fine, and it will also reduce COOH group into CH2OH, 1 degree alcohol. Okay, so it will reduce both the groups to NO2 to amine and carboxylic acid to ethanol, the alcohol group. And so if we use these reagents, right, Q and R, then S would be this group, this reactant. S would be this NH2, and we'll have CH2OH. Okay, so now if you made it react with water, if you made this S product react with water, you will not get this compound, because water cannot replace NH2 group from benzene, yeah, or I would say aniline part, because of double bond character here. So this reaction, this set of reagent is not in sync with the question given, so that is why it is not the right option. So right options are A, B and C. And
if I if I tell you that this reaction is directly from NCERT, then how would you feel? You can see the reactions are again directly from NCERT beta. All the reactions are from directly NCERT. The question is completely from disonium salt. This is a disonium salt topic. Now you can see disonium salt, aniline. Okay, you used NaNO2 and HCl and it formed disonium salt. So you can see this reaction is given a lot of times, and the reaction of disonium salt with H3PO2, ethanol, and both these are given over here. You can see the disonium salt when react with H3PO2, it reduces the disonium salt to benzene, and ethanol also reduces it to benzene. And if you react disonium salt with water, it replaces the disonium salt group with OH group. So you can see all the reactions are from NCERT, nothing outside. Okay, let's move forward. This is our next question. In this question, we are given some equations in the column 1 and some graphs in the column 2. Now, in the column 1, we are given that rate, in the first option, we are given that rate is equal to kx upon xa plus x, where k and xa, it is given that k and xa are constants. K and xa are constants, and x is the concentration. Okay, no problem. In the second one, again k and xa, k and xa, and k and xa. But in the second, third, and fourth option, we can see that we are given some condition also with respect to the relation between the concentration x and the xa, which is a constant. Now let's see option number 2. In the second option, right, we are given that where initial concentration of x are much less than xa, yani we are given that x is very, very small compared to xa. So can you say if it is true, since it is given, so we can substitute the x plus xa as xa, because xa is very large, राइट तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो कहने से हमारी इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगी, कहने से इट सिंपली बिकम्स k into x upon xa, right, where k and xa are constant and this is the concentration x. So can you say rate has become first order kinetics? So second started following the first order kinetics. Okay, so for first order kinetics, what are the properties? The properties are that the half life is constant with respect to the initial concentration. So you can see we will look for the option where half life is constant. So can you say in option Q the half life is constant, right? And you can also see in the options given below that for 2 either it is given Q or given S. Let us look for S. But can you see in the S option over here the concentration is decreasing with time, and can you see this graph belongs to the zero order kinetics. So it means for second only Q is the right answer, which we have clearly identified, right? So yeah, it means option B and D are wrong, and the right answer would be among between A and C. So let's move to the third part. Now in the third case, we are given that where initial concentration of X are much higher than Xa. So if X plus Xa, right? So since Xa is very small compared to X initial concentration, so can you say we can substitute Xa plus X as X, and if we do that, can you say our equation will become kx upon x, x and x will cancel out, and we are just left with rate is equals to constant k. So can you say the equation has become a zero order kinetics? So if it is become a zero order kinetics, so for zero order kinetics, what are the relations? The first relation is that half life is directly proportional to the initial concentration. Okay, this is the first equation, first relation that we can find out. Second is for the third, we can also say the concentration decreases with time. So option S is also the right answer. Okay, so let's see. So for third one, either the S is the right answer, okay, which is given in A, or P is the right answer, where half-life increases with the initial concentration X. Okay, so let's see, look into option A and C. So we can see in A and C option for third it is given S, okay, and for C option in C option it is given Q for third. So I can say the option A is the right answer, right, because for in option A second ka Q दिया हुआ है and for third it is given S. So both are right. Okay, and B and D option we have already eliminated. Okay, we can also check, cross check our answer with the option number 4,
right? Let's see, where initial concentration of X is much higher than XA. So if initial concentration is much higher than XA, we can substitute XA plus X as X. So our rate will become, rate is equal to Kx upon X, Ax square, sorry. So it will become again a first order, a first order kinetics. So if it starts follow first order kinetics, right? So for fourth option, can you say for first order kinetics, this graph is absolutely fine. Okay, and this graph is also okay. So Q and T should be the right answer for first order kinetics. Okay, and in option A we are given T. So I can say T is the right answer, or A is the right answer for this question. So the question is very easy, but you just have to understand that wherever the condition is given, only that options you can solve. You cannot solve option number 1 because under all possible conditions of initial concentration of X, we cannot predict its order. We cannot do that. Okay, so that is why we have to look for those reactions, those options only in which we are given some condition, so that we can substitute the denominator with a single term, so that the terms could be eliminated, or we could identify the order. I hope this is clear to everyone. Okay, let's move to the next. In this question, we are given in column 1 some chemicals, H2O2, magnesium hydroxide, barium chloride and calcium carbonate, and list 2 contains some reactions from which the chemicals can be produced, right? So we have to match the list 1 with the reactions from which they are formed. So let's see क्या हो सकता है H2O2. But H2O2 is generally prepared when some peroxide is reacted with acid, right? So you can see that is happening in Q. So for first, right answer should be Q. Okay, so let's see the option in which right answer is Q. So only A and D options. So B and C option can be eliminated. Okay, all right. Magnesium hydroxide. But a magnesium hydroxide is going to form from the first reaction. It is a reaction given in hardness of water. It is the reaction of removal of hardness of water, that is temporary hardness, and the magnesium get precipitated as magnesium hydroxide. So magnesium hydroxide is going to be produced from P, and so for second, P is given in option A, but in option D it is given R. Let's see the R also. In R you will get again, yes, magnesium hydroxide. You will get the PPT of magnesium hydroxide and calcium chloride. So I can say for second, the right options can be P and R. Both can be the right option. Let's talk about barium chloride. See, barium chloride is going to be formed from S. Can you say barium chloride can be formed from S only? है ना? So this is barium chloride. So option for 3, the right option should be S. So for in option A and D, right option should be S. Okay, and let's talk about fourth. For fourth, it is the formation of calcium carbonate, and the calcium carbonate is going to be formed from this reaction. It is again the reaction of removal of temporary hardness of water, and calcium is going to form calcium carbonate. So right option for fourth should be option T. All right, and let's talk about some more options. Let's talk about R also. In R you will get calcium chloride. You will not get calcium carbonate, right? So I think for the right answer of this question should be option, and yes, calcium carbonate is also formed from option P. If you complete the reaction, you will get calcium carbonate also. So calcium carbonate for fourth, the right answer should be P and T, and whichever is given in the option. So P is given in D, so I can say that D is the right answer for this question. So right answer for this question should be option D. See, for a given compound there can be multiple options, but we have to see the best option given in the given from the given options. All right. So I think it is easy question, and the question is directly asked from S block element. Okay, let's move to the next one. Question now. In this question again it is a match the column, and we are in list 1 we are given some coordinate compounds, complexes, and in list 2 there are some properties given with respect to those coordinate compounds. So we have to identify or match the correct property. All right, so let's start with the first one. In the first one we are given CrCN6 4 negative. So CrCN6 4 negative, can you say over here the oxidation number of chromium must be +2,
So if chromium has +2 oxidation number, so it would have, can I say, D4 configuration? It will have D4 configuration, because otherwise chromium has D5 4s1. So after losing 2 electron, one from S and one from D, it left with D4 configuration. So for D4 configuration, can I say, and it will undergo octahedral splitting. So four electrons will get filled like this, and it is a strong field ligand, so it will promote pairing. So the fourth electron will be paired over here, right? Fourth electron will get paired over here. Okay, so this is the configuration for first one. So let's see what are the properties given to us. These are Eg orbitals and these are T2g orbitals. So for first one, can say T2g orbital contain 4 electrons, it is right option. Okay, for first one, I would say the right answer would be P. Okay, next, Q, the magnetic spin moment is equal to 4.9 Bohr magneton. That is wrong, because over here the number of unpaired electrons are 2. And you know magnetic moment, the formula for magnetic moment is root of n into n plus 2. So since there are 2 unpaired electrons over here, so we can say the magnetic moment will be root 8, not 4.9. Root 8 would be approximately 2.8. So Q will not be the right answer for this. Low spin complex, yes, it is a low spin complex since it promotes pairing. Since it has promoted pairing, so it is a low spin complex. It is absolutely right. So for first right answer, R could also be one of the right answer. Next is metal ion in +4 oxidation state. That is not the right answer, because metal ion is a +2 oxidation state. And option T, D4 species. Yes, it is a D4 species. So P, R and T would be the right options for first one. Okay, let's see in which options these are given. P, R and T are the right options. Oh, so there is no option in which for first we are given PRT. So we are given only 2 options. So we look for in which case Q is given the right answer, because that will be the wrong answer. Okay, Q or S. The options in which Q and S, because Q and S does not belongs to first one. Okay, so if the options in which Q and S are given, so those options can be eliminated. So let's eliminate those options. So option D, we are given Q for first, so that is not the right answer. And in option B, we are given S for 1, that is also not the right answer. So we can eliminate option B and D for this question, okay, from the first option. Is that fine? Okay, chalo aage badhte. Now ruthenium, we are given atomic number 44, so you don't have to remember the atomic number of all the elements. Okay, ruthenium 44, and 44 ruthenium comes just under the iron, because you know iron 26, so the next element that comes just below iron would be of atomic number, you can add 18 in it, so it will become 44, ruthenium. So ruthenium will come just under the iron. So the configuration, the electronic configuration of ruthenium of the valence shell, and ruthenium is in +4 oxidation state. It will have the similar configuration as iron +4. So iron has configuration 3d6 4s2, and after losing 4 electron, 2 from 4s and 2 from 3d, it will become D4. So it also has D4 configuration. And you must have read in your coordination compound chapter that except 3d series element, all other element of transition, it means 4d and 5d series, with them all the ligands act as a strong field ligand. So in all those metal ions, pairing is promoted. Okay, in all those metal ions, all the ligands act as a strong field ligand, so they will promote pairing. Okay, so in ruthenium also, since it will promote the pairing will be happen, so I can say it will also have the same kind of configuration. Okay, D4 configuration, and the pairing will be happen. So like this, the configuration will be this. So I can say for second option, the right answers would be again option P, R and T. Right, P, T2g orbital contain 4 electrons, absolutely fine. Spin magnetic moment is not 4.9. Low spin complex, yes. Metal ions in +4 oxidation state. Metal ion is in +4 oxidation state. Yes, for this S is also the right answer. Yes, for this S is also the right answer, because metal ion actually is in +4 oxidation state. Okay, and D4 species, yes, it is also a D4 species. So I can say for this, for second option, Q is not the right answer. So we can eliminate those options in which Q is given for second, and I think there is no option in which Q is given for second. So I will continue with A and C only. Let us check for third option.
Let us check for third. Now in third we are given again chromium is in +2 oxidation state and it will have D4 configuration, but now it is attached with a weak field ligand, that is water. So since it is attached with a weak field ligand, so the configuration will become like this: one electron each in T2g orbital and one in each orbital. So configuration will become like this. So since the configuration has become like this, let's find out the right options now. Now in this case, a T2g orbital contains 4 electrons, so P is not the right option for this. Spin only magnetic moment 4.9, yes, it is true, because if you find out the spin only magnetic moment, so now the number of unpaired electrons are 4, so we can put this value over here, so it will become root 24, and which is equal to 4.9. so Q would be the right answer for this. Okay, low spin complex, no, it is not a low spin complex because no pairing has occurred over here. Okay, metal ion in +4 oxidation state, that is false. D4 species, yes, that is true. So Q and T are right options for third option. So let us look for those options in which P, R and S are given for third. So in third, for third, we are given R in C option. You can see R in C option, which is not the right one. So I can say by eliminating B, C, D, we can easily, comfortably go with option A. Okay, so just by eliminating the option, we can find out the right answer. I hope you are clear with the solution. You can also check for fourth one. Otherwise, there is no need in the exam because you have already found out the right answer. Okay, so that is all. Let's move to the next question. Now in the next question, we are given in column 1 some compounds. Okay, aniline, cresol, aniline. Let's make the structures, right? In aniline we have NH2 attached to benzene. In cresol we have CH3 and OH attached to the benzene. Cysteine is some amino acid. It is some amino acid, and this is caprolactam. Okay, all these compounds are given in NCERT. These are NCERT ki compounds. Okay, we have to find out the right option. The right options are, let's find out. Sodium fusion extract of the compound on boiling with FeSO4 followed by acidification with concentrated H2SO4 gives Prussian blue color. Okay, all right. Okay, these are the tests for the elements present in this compound. Okay, next is sodium fusion extract of the compound on treatment with sodium nitroprusside gives blood red color. Okay, addition of the compound to a saturated solution of sodium bicarbonate result in effervescence. All right, the compound react with bromine water to give a white precipitate. The compound react with bromine water to give a white precipitate. All right, treating the compound with neutral FeCl3 solution produces violet color. All right, let's do it. Beta देखो in the for T, treating the compound with neutral FeCl3 solution produces violet color. Can say this is the property for phenols. This is the property for phenol. It is a phenolic group property. And out of these compounds, the phenol is present in option number 2. So can I say for option number 2, T should be the right answer? T should be the right answer for option number 2. So let's find out the options in which T is given for 2. Okay. In A, no, it is not given. In B, again, it is not given, R and S. Alright. In C, it is given P and T. P. Sodium fusion extract of the compound on boiling with FeSO4 followed by acidification with concentrated H2SO4 gives Prussian blue. But a Prussian blue is because of this color. This is Prussian blue, Fe4, FeCN6. So can I say for the formation of Prussian blue, we need nitrogen also in the compound. Nitrogen also in the compound. So let us see in which cases the nitrogen is also there in the compounds. So we can see aniline is a compound in which nitrogen is present. Okay, and caprolactam is another one in which nitrogen is present. See, cysteine is a sulfur carrying compound. It is a sulfur carrying amino acid. It is being asked earlier also, sulfur carrying amino acid, right? So we need such compound in which there is carbon and nitrogen is present. Okay, not sulfur, because if sulfur is present, then sulfur is going to form a blood red color PPT. It means for cysteine the right option would be Q.
Okay, so let us see. For first one, I can say the right option should be P, and there is another reaction that aniline undergo, and that reaction is reaction with bromine. With bromine, it forms orthopara tribromo aniline, which forms a white crystals. It is also given in NCERT, right? So for first, I would say right answers would be P and S. Okay, and if we look at the options, there is only one option in which P and S are right for this, so the right answer should be option D. Okay, but still we will check, we will cross check for other options also. Now number one, for first it is PS. For second, which is cresol, cresol is this compound, OH and CH3, so it is a phenol. So since it is a phenol, the right option for 2 should be T, right? So for 2 it is option T. For 3 it is a sulfur carrying compound, and I just told you that a sulfur carrying amino acid, it means sulfur, nitrogen and carbon, all these three elements are present, so they are going to form the red PPT of ferric isocyanate. Okay, so red PPTs are going to be of this color, of this compound. So it means for third, the right option should be Q, which is there. And for R, caprolactam. But a caprolactam is nothing but it is anamide having 6 carbon atom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is caprolactam, right? So it also carries carbon and nitrogen atom. So it will also give the same test as aniline, which is P. And what about S? No, it is not going to form bromine, the reaction with bromine water. The reason for that is it is not aniline. So since it is not aniline, it is not going to undergo bromination at ortho and para positions. Okay, so right answer for 4 should be only P. So right answer for this question is option D. So this is how the questions are to be done. This is JEE Advanced paper 1, and you can see many questions are directly asked from NCERT or NCERT supported book like lab manual. Okay, so this is my kind request to all of you. Please do read NCERT at least 4 to 5 times for scoring a good rank. JEE मेंस में तो पक्का ही 100% पेपर NCERT में से है, और JEE एडवांस के अंदर आप 90% पेपर मान सकते हैं जो NCERT से डायरेक्टली है. So that is all. All the best to everyone. Thank you.